वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारा सेकंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ। इस टॉपिक के अंदर हम उन कंट्रीज़ के बारे में, उन एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती है। सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ योर यूरोपियन यूनियन। नाउ एक चीज़ याद रखना कि इस समय की अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मेजर प्लेयर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकनॉमी है वो, उसके पास एक डिप्लोमेटिक रीच है, ही हैज़ अ वेरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रीज एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय फार। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पावर को ओवरकम कर सकते हैं। तो हम एक एक करके उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो अमेरिका को ओवरकम कर सकते हैं। टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर की बात करते हैं तब हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का अपना स्लोगन है, उनकी अपनी टैगलाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथ इन कॉपरेशन। तो ये यूनियन मानती है कि दे आर डाइवर्स इन देयर ओन सेंस, बट क्योंकि वो आपस में कॉपरेट करते हैं एंड दैट मेक्स देम अ सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे बिकम वेरी पावरफुल इन देयर फील्ड। और अगर हम किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ यूरोपियन यूनियन बना कैसे था, यूरोपियन यूनियन का बैकग्राउंड क्या है। अब यूरोपियन यूनियन बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप के अंदर चेंजेस आए तो उनके अंदर सबसे बड़ा चेंज जो यूरोप के अंदर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था वो था कि इट्स was completely destroyed. Economy was destroyed, politics was destroyed, and social classes were also destroyed because of the Second World War. Now they had a विजन, उनके जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, दे हैड अ विजन, उनके पास चॉइस थी, उनके पास दो चॉइसेस थी कि या तो वो अपनी पुरानी राइवलरीज जो हैं उनको कंटिन्यू रखें या फिर वो इन सारी राइवलरीज को छोड़कर नए तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाए। सो दे चोज द सेकेंड पाथ और उन्होंने पुराने सारी राइवलरीज को छोड़ के नए तरीके से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाने को स्टार्ट किया। एंड इसी के साथ साथ जो है उन्होंने यूरोपियन यूनियन का आइडिया जो है वो उनके पास आया। नाउ अब यूरोपियन यूनियन एक दिन में नहीं बन गया था। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कहते हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक था वो था मार्शल प्लान। नाउ मार्शल प्लान वाज अ प्लान दैट वाज गिवन बाय यूएसए, जिसके अंदर व्हेन यूरोपियन कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ नेटो एंड अमेरिका नेवर वांटेड कि यूरोपियन कंट्रीज को मेंटेन करना पड़े एंड दैट इज़ द रीज़न ही मेड अ फाइनेंशियल एड प्लान, जिसके अंदर वो कुछ अमाउंट यूरोप को ट्रांसफ़र करता था। एंड फॉर दैट ट्रांसफ़र वो इस वजह से करता था कि यूरोप धीरे धीरे करके अपने आप को स्टैंड कर सके और जब अमेरिका को ज़रूरत हो तब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यूएसए का साथ दे सके। नाउ दिस वाज द फर्स्ट ब्लॉक। सेकेंड जो था वो था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था कि जो एड आ रही थी अमेरिका से, उस एड को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारी कंट्रीज एक साथ आई, बिकॉज दे वर ऑलरेडी गेटिंग एड्स, दे वर ऑलरेडी गेटिंग मनी फ्रॉम अमेरिका, लेकिन इस मनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे वांटेड अ सिस्टम, और इस सिस्टम के लिए उन्होंने OEEC को बनाया, जिससे कि इनका कॉपरेशन जो था वो एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया। ना इसी के बाद उन्होंने 1949 में एक नेक्स्ट ब्लॉक आया, दैट वाज काउंसिल ऑफ यूरोप। इसको एस्टैब्लिश किया गया था पॉलिटिकल कॉपरेशन, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को टैकल करने के लिए, सो दैट जब डेवलपमेंट होगी, जब पॉलिटिकल कॉपरेशन होगा, डेमोक्रेसी होगी एंड ह्यूमन राइट्स होगी, तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रीज जो हैं वो डेवलप ज़्यादा करेंगी। Now, the next step was in 1957 when the Treaty of Rome was signed and the creation of European Economic Community EEC. It deepened the economic integration. इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के साथ जो इकोनॉमिक कॉपरेशन जो इतने सालों से they were
मेकिंग दैट डीपेंड, ये और ज़्यादा बढ़ गया. एंड 1979 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन टू द यूरोपियन पार्लियामेंट, दे मेड अ पार्लियामेंट ऑफ यूरोप टू टैकल देयर इशूज एंड गेन पॉलिटिकल डायमेंशन to their economic relationship. Now, finally in 1992, Maastricht Treaty was signed and there was an official establishment of European Union, and this union was not only economic, it was about to cooperate in all the areas, that is cooperation in the in home affairs, justice, and they even went further with a single currency. European Union का expansion. Now, एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन यूरोपियन यूनियन में नहीं आया, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ ही इसका पार्ट बने. दे आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट द कंट्रीज़. लेकिन जो मेजर चेंज जो हमने देखा वो देखा जब सोवियत ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ. तब कई सारी कंट्रीज़ जो पहले यूरोप के साथ एक अच्छे रिलेशंस में थी, बट दे जॉइंट सोवियत ब्लॉक and they were not having relations after joining Soviet bloc. So after the disintegration of Soviet Union, these countries joined European Union and they became the part of European Union after some years. लेकिन इनका जो मेन एम किसी भी कंट्री को ज्वाइन करने का, दैट वाज ऑलवेज इकोनॉमिक growth and prosperity across the Europe. Now, अब मेन एरियाज जहाँ पर कॉपरेशन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ का हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ अ सिंगल मार्केट. दे हैव क्रिएटेड अ सिंगल मार्केट ऑल ओवर द यूरोप सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया जा सके, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट को लेकर दे आर वेरी सीरियस. दे हैव मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट, जिसके बारे में हम बाद में भी नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. एंड दे हैव अ ग्रोइंग in research and education, home affairs, they want a good relations among the countries, and they have also have a good communication among them. These factors have contributed to their cooperation and making European Union a big country, a very successful regional organization. नाउ अगर हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का काफ़ी अच्छा है. अगर फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड नेशन है तो यूरोपियन यूनियन को हम सेकंड नंबर पे ही डाल सकते हैं. दे हैव इनके कंबाइंड फोर्सेस जो हैं दैट कैन easily be sent anywhere, and they have a very high end military with them. France के पास ही सिर्फ की बात करें तो they have nuclear 335 nuclear warheads, and they are very much advanced in the military technology and their communication also. So militarily, or if I am talking about European Union, so militarily European Union is very strong. यूरोपियन यूनियन को हम मेजर कंटेम्प्रेरी पावर इसलिए भी कहते हैं, हम 4 रीजंस हैं इसके. वो रीजंस क्या हैं? पहला है इकोनॉमिक पावर. नाउ यूरोपियन यूनियन हैज़ अ वेरी बिग इकोनॉमिक पावर. रीज़न जो मेजर लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं अमेरिका के बाद, उनमें से बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज यूरोप के कंट्रीज़ की हैं. जैसे कि आपने सुना होगा लुइस विटॉन, हर्मेस, वोल्क्सवैगन, BMW, लॉरियल. ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करती हैं, दीज ऑल बिलोंग टू यूरोपियन यूनियन. नाउ सेकेंड, इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम ब्रूसेल्स इफेक्ट का भी नाम देते हैं. दैट इनकी कंपनीज, इनकी इंडस्ट्रीज, दे आर डोमिनेटिंग द ट्रेड of so much in the world कि they practically decide the laws. They are not following the laws of the trade, they are practically making the laws for the world. ये इनकी political power को define करता है world के अंदर. Now थर्ड है इनकी डिप्लोमेटिक पावर. ना यूरोपियन यूनियन को माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में दे आर वेरी गुड एट नेगोशिएशंस. जैसे कि जब इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ था, इट
practically eliminated 4 billion tariff euros of tariff from India, जो कि इंडिया को मिल रहा था. It was eliminated in the name of trade, and even gave Europe 99% of market access of Indian market they got. Now, and the fourth is their military power. Now, military power is also very important. Why? Because they follow CSDP. CSDP is Common Security and Defense Policy. ये 25 मेंबर स्टेट्स का कोलिजन है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक इन सब कंट्रीज पे माना जाएगा, एंड उनका जो defense है that would be combined. So this policy makes them very powerful in the यूरोपियन यूनियन को हम एक इकोनॉमिक पावर हाउस का नाम देते हैं. इसके कुछ रीजंस हैं. नाउ फर्स्ट रीज़न है इसकी जीडीपी. नाउ अगर हम 2024 की जीडीपी देखें तो 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स इसकी जीडीपी थी, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ना इनकी जो करेंसी है, इनकी जो कंबाइंड करेंसी है जो कि यूरो, दैट इज़ मोर पावरफुल दैन यूएस डॉलर. सो ये चीज़ दिखाती है कि इनका जो ट्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ सो पावरफुल. इनका जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर दैट इज़ वेरी बिग. इट इज़ मच लार्जर दैन द शेयर दैट हैज़ बीन विद यूनाइटेड स्टेट्स. और इसकी वजह से इनका ट्रेड डिस्प्यूट्स के अंदर इनको एक बहुत अच्छी लेवरेज मिलती है और इनकी जो निगोसिएशंस हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. नाउ ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका बहुत भी, बिकॉज दे आर अ मेजर इकोनॉमिक पावर. दैट इज़ अ रीज़न इनके जो नेबर्स हैं एशिया एंड अफ्रीका स्पेशली, दे डोंट नॉट वांट टू, they always want to have good relations with European Union, and this give them a good global influence. Now last year they have a key role in this organization, in the world organization, especially World Trade Organization, where they mostly dictate the trade rules over there, and even in the international organization, economic organization, and also political organization, they have great role in these organizations. European Union also have diplomatic and political influence, because first reason comes because they have non-permanent and also permanent members in your security council. Now in security council they have at least two permanent members, that is your UK and France, which both have veto power with them, which give a great leverage to European Union. And secondly, they इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिसी. जैसे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि दे वर वेरी मच अप फ्रंट विद देयर प्रोग्राम. थर्ड, they give preference to diplomacy and economic investment and negotiation, and they don't use military forces. They don't advocate military forces. Unlike America, they believe in diplomacy rather than military force. They even engage in the dialogues and with the countries like China, where America has issues with China and many countries, but European Union has always made good relation with these countries, and even they have been a very good contributor in human rights and environmental degradation programs. They have upfront helped and enthusiastically participated in these delegations, and environmental degradation को लेके they have made strict and effective laws. Even after being a supranational ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चैलेंजेस नहीं है या इनके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है. दीज कंट्रीज हैव देयर ओन शेयर ऑफ चैलेंजेस. नाउ फर्स्ट इज दैट देयर मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज़, और कई बार ये वाली जो फॉरेन पॉलिसीज़ है ये आपस में क्लैश हो जाती हैं. जैसे जब इराक वॉर की हम बात करते हैं, तब यूनाइटेड किंगडम जो था वो यूएस के साथ था, लेकिन उसी समय जर्मनी और फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स को अपोज कर रहे थे. दे डिडंट वांटेड दिस वॉर, एंड एक यूरोस्पेक्टिज्म जो है वो हमने देखने को मिलता है कई पार्ट्स ऑफ यूरोप के अंदर. उनको लगता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उनकी पॉलिसीज़ को dominate कर रहा है, and they have to follow even when they don't want to follow. Like under the Margaret Thatcher के टाइम पर यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन मार्केट
से अपने आप को अलग कर लिया था. They didn't wanted to be the part of European market at that point of time. And even Denmark and Sweden had resisted Maastricht Treaty. They were not willing to outright get involved in the European Union, and even they didn't wanted to adopt euro as their currency. Now there are also reservations about including some countries. These countries are very reserved about the reservation. They don't want many countries to be the part of their organization. They are very selective about their selection to their union. Now इन्हीं differences की वजह से यूरोपियन यूनियन जो है उसकी ability थोड़ी सी कम हो जाती है on the global power के से जब हम compare करते हैं. And बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएटेड व्यूज़ हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पे वर्ल्ड फोरम पे काम नहीं कर पाता है. लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन जो है वो पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप का हमें एक अमालगमेशन मिलता है विच इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर द बेटर फ्यूचर एंड स्पेशली फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. एंड वी कैन सी दिस यूनियन हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट.